buyhousing.com. I'm your host RJ Pratham. Today we are going to talk about the insights and trends in Indian real estate. As we are moving to this beautiful city called Nashik. Yes, we are talking about the real estate things in Nashik. Indeed, we all know that Nashik balances its ancient culture and modernity together. Today, we are going to talk about a lot about it. And for that, we have Mr. Hiden Bhadja from Daksh Realty. He has 20 years plus experience in Indian real estate, that too in Nashik. So let's talk about this. Sir, if we talk about Nashik, the first question popped up on my mind was, why Nashik? फर्स्ट ऑफ ऑल अफोर्डेबिलिटी. नासिक अभी भी जो प्रॉपर्टी के प्राइजेस नासिक में है वो काफ़ी अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू टायर 1 सिटीज़ लाइक पुणे एंड मुंबई. सेकेंडली, क्वालिटी ऑफ लाइफ. क्वालिटी ऑफ लाइफ में इसके लिए कहना चाहूँगा कि नासिक का क्लाइमेट शायद सबको ही भाता है. ऐसा कोई नहीं होगा जिसको नासिक का क्लाइमेट पसंद नहीं आए. सेकेंडली कि यहाँ पे डेंसिटी पॉपुलेशन काफ़ी कम है, तो उसके कारण से ट्रैफिक कम है, पोल्यूशन कम है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा है. और उसके बाद में अपना मेजर रीज़न विल बी वर्क लाइफ बैलेंस. जैसे कि टायर 1 सिटीज़ में और टायर 2 सिटीज़ में लोगों के पास खुद के लिए वक्त नहीं है, ना फैमिली टाइम दे पाते हैं. True. नासिक में ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी नासिक के एक कोने से दूसरे कोने में जाना, इट वुड बी विद इन 20 to 30 मिनट्स आप पहुँच सकते हो. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. यहाँ पे आप अपने खुद के लाइक्ड एक्टिविटीज़ के लिए टाइम दे सकते हो, फैमिली को टाइम दे सकते हो. तो एक वर्क लाइफ बोलते हैं बैलेंस जो होता है वो काफ़ी अच्छा है नासिक में. और थर्डली अपना ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर. अभी जो रोड कनेक्टिविटी नासिक की बढ़ रही है, जो अभी समृद्धि महामार्ग हो गया, तो समृद्धि महामार्ग के होने से जो मुंबई से नासिक आने के ड्यूरेशन था वो लगभग 4-4.5 घंटे से 2-2.5 घंटे पे आ चुका है. इसके बाद में और एक बड़ा रोड प्रोजेक्ट हो रहा है सूरत चेन्नई. तो जो गुजरात से कनेक्टिविटी है इसके कारण से वो भी काफ़ी टाइम जो है वो काफ़ी कम होने वाला है. फिर आईटी हब हो रहा है आड़गांव में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिन्नर में, विलोली में, डिंडोरी में. तो ये सारे जो चीज़ है, महिंद्रा की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है इगतपुरी में, ग्रेफाइट इंडिया भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है. तो ये सब जो है इससे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी, जॉब्स क्रिएट हो गए एंड ओवरऑल डेवलपमेंट नासिक का और डेवलपमेंट और ग्रोथ फास्टर होगी नासिक की. एब्सोल्युटली. लेकिन सर, जब हम लोग बात करते हैं नासिक के बारे में, बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द फ्यूचर, क्या लगता है आपको कि एज अ नासिकाइट क्या एम्बिशन है, क्या फ्यूचर की ज़रूरत है नासिक में? नासिक का एक कल्चरल हब तो है ही. मतलब लॉर्ड राम यहाँ पे रुके थे काफ़ी साल, तो उस चीज़ को तो कोई बदलाव आने ही नहीं वाला है. तो कल्चरल प्लेसेस भी काफ़ी है. कुंभ मेला नासिक में होता है. कुंभ मेला भी 2027 में जो आ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है नासिक के रियल एस्टेट के ग्रोथ के लिए. तो वो तो रहने ही वाला है. बट अलॉन्ग विद दैट जो कनेक्टिविटी है, महाराष्ट्र की 2 मेजर सिटीज़ मुंबई एंड पुणे, दोनों से 200 किलोमीटर से कम की दूरी है नासिक की. और प्लस अभी एयर कनेक्टिविटी हुई है नासिक में, मतलब बहुत अच्छे से वो ऑपरेट हो रहा है एयरलाइंस. तो ये एक रीज़न होगा कि आईटी ग्रोथ होगा नासिक में इन नियर फ्यूचर. और वैसे भी आईटी हब तो अभी अनाउंस हुआ ही है आड़गांव में. तो वहाँ उसके कारण से डेवलपमेंट्स काफ़ी हो रही है और भी आगे होती रहेगी. एब्सोल्युटली. सर, जब लोग बात करते हैं एरियाज़ के बारे में नासिक के, बहुत सारे एरियाज़ हैं जो अभी बहुत डेवलप हो रहे हैं. आपको क्या लगता है कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो प्रॉमिसिंग एरियाज़ कहलाते हैं नासिक में? नासिक का अगर हम सेंटर देखें तो ये गोविंद नगर, इंदिरा नगर हो गया है. क्योंकि गोविंद नगर, इंदिरा नगर से नासिक का कोई भी कोने पे आपको जाना है तो मतलब एकदम प्रॉपरली सेंटर्ड है. और हाईवे जो है नासिक का, ये नासिक को बाइसेक्ट करता है. मतलब वो बिल्कुल सेंटर से गया हुआ है. तो यहाँ से आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो वो भी नज़दीक है, आपको सिटी कॉलेज रोड जाना है तो वो भी नज़दीक है, मॉल्स, स्कूल्स, एवरीथिंग इज़ नियर बाय. तो गोविंद नगर, इंदिरा नगर ऑब्वियसली सेंटर प्लेस है. बट इमर्जिंग एरिया में अगर बोलूँ ये दोनों लोकेशंस के साथ में, तो एक आड़गांव
मैं सोचता हूँ कि बहुत ही अच्छा डेवलप हो रहा है आड़गांव। उसके दो रीजंस है, एक तो आईटी हब तो आने ही वाला है बट वो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक है, बट अगर रियल टाइम की बात करें, करंट टाइम की, तो वहाँ पे ऐसा है कि नासिक के लोगों भी, नासिक के लोकल पब्लिक भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे, और प्लस जो नॉर्थ महाराष्ट्र का सारा क्राउड है, जैसे कि अपने जलगांव, धुले, नंदुरबार, ये मालेगांव हो गया, तो ये सब लोग भी प्रॉपर्टी जो है वहीं पे सर्च करते हैं और उनका प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट नासिक में बहुत ज़्यादा है। तो वो एक इमर्जिंग एरिया नासिक में है। सेकंड, पाथर्डी। पाथर्डी अगर मैं आपको कहूँ तो अगर 5 साल बैक हम जाते हैं तो 5 साल के पहले कोई नासिक में आया होगा और पाथर्डी एरिया में फिरा होगा और आज आया, तो इट्स इमेंस डिफरेंस। बहुत बड़ा डिफरेंस हो चुका है। और ये और भी विलोली में काफ़ी इंडस्ट्रियल हब्स हो रहे हैं, विलोली में इंडस्ट्रियल हब आ रहा है, तो इसके कारण से और वो डेवलपमेंट बढ़ने वाला है। डी मार्ट आ चुका है, तो वो पोर्शन तक पूरा डेवलपमेंट जाने का पूरा चांस है। एब्सोल्युटली। तो मेरे हिसाब से ये दो एरियाज है, आड़गांव और पाथर्डी, जो अगले 5 साल में बहुत बढ़िया डेवलप होने वाले हैं। सर, आपको ऐसा लगता है क्या कि जो पब्लिक आजकल इन्वेस्ट कर रही है, उनकी नीड्स बदल रही है? मतलब पहले सिर्फ घर चाहिए था, आज लोगों को एमिनिटीज चाहिए। बिल्कुल, नासिक की सोच जो है अभी ये लाइफस्टाइल एमिनिटीज़ की तरफ जा रही है, और जैसे मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का चेंज होता है, वो ग्रो होता है, तो वैसे थोड़ा सिक्योरिटी बहुत एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है, रोल प्ले करती है। तो अभी नासिक में पहले जैसे कि स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट ज़्यादा होते थे, आज के डेट में वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। लोगों को अभी गेटेड कम्युनिटी चाहिए, लाइफस्टाइल एमिनिटीज़ चाहिए, ये सब एक मतलब सारे जो प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन हो रहे हो, ये एमिनिटीज़ ध्यान में रख के हो रहे हैं। तो सिक्योरिटी और लाइफस्टाइल एमिनिटीज़ ये डेफिनेटली नासिक का पार्ट होगा अगले 5 सालों में। और दक्ष रियलिटी इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जी बिल्कुल। अभी जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो ध्रुव नगर जो एरिया है, वहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट है दक्ष स्काईवे, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वो एरिया में जब हमने स्टडी किया था पूरे एरिया में, तो वहाँ पे साइज़ ऑफ फ्लैट काफ़ी छोटे होते थे। हाँ। जैसे कि 700 स्क्वायर फीट में 2 BHK, 900 में 3 BHK। तो और उसी से अगर हम 3-4 किलोमीटर टुवर्ड्स सिटी आए तो गंगापुर रोड, मतलब आनंदवली जो एरिया है, तो आनंदवली में सारे हाई राइज प्रोजेक्ट्स विद ऑल एमिनिटीज़ और साइजिंग भी 3 एंड 4 BHK। तो हमने उस प्रोजेक्ट को एक बैलेंस के हिसाब से लॉन्च किया था कि ये दोनों चीज़ का बैलेंस हमें करना है। तो वहाँ पे हमने जो प्राइसिंग अभी लॉन्च किया था 2 BHK वॉज 37 lakhs इंक्लूडिंग ऑल कॉस्ट। तो ये कॉस्ट में 2 BHK फ्लैट विद इन 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिटी प्लस 36 मीटर रोड फ्रंट, 120 फीट रोड फ्रंट प्रोजेक्ट है, और वेरी क्लोज फ्रॉम सातपुर एरिया, तो इंडस्ट्री से भी नियर बाय है। और उसमें सारे एमिनिटीज़ हमने दिए हैं, जैसे कि गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सारे एमिनिटीज़, योगा डेक, बास्केटबॉल, वॉक्स क्रिकेट, जिम, ये सारे एमिनिटीज़ वो हम प्रोजेक्ट में देने वाले हैं। तो ये एक टर्नओवर प्रोजेक्ट होगा कि ऐसा प्रोजेक्ट उस एरिया में अभी तक किसी का नहीं है, और हाई राइज भी है, वो 14 स्टोरी अपार्टमेंट है। मेरे ख्याल से ध्रुव नगर लोकेशन में कोई भी हाई राइज अभी तक हुआ नहीं है, फर्स्ट हाई राइज बिल्डिंग होगा, तो हमने उसको नाम ही स्काईवे दिया हुआ है। वाओ, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग द स्काईलाइंस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, व्हाट डू यू थिंक, वी शुड एक्वायर कमर्शियल प्रॉपर्टी फर्स्ट और रेसिडेंशियल वन? फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से तो रेसिडेंशियल ही होनी चाहिए। रेसिडेंस इसके लिए कि घर जो है ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है फॉर ऑल इंडियंस, ये एक उसको कल्चरल सिग्निफिकेंस है। True. जैसे कि एक खुद का जो घर होता है, वहाँ पे सारा चीज़ मतलब कि एक अपना क्वालिटी टाइम हम स्पेंड करते हैं फैमिली के साथ में, उसके बाद में बच्चों को बड़ा होते देखते हैं, तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और इंडिया में घर मतलब इसको सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट ट्रीट नहीं करते, इसको एक अलग सिग्निफिकेंस है। मतलब बोलते हैं ना, वो खुद का घर है तो सिक्योरिटी है, टोटली। और आज के डेट में जो प्रीमियम होम्स बन रहे हैं तो इट्स अ सिंबल ऑफ स्टेटस।
तो ये एक घर को तो एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, तो पहले तो खुद का घर ही लेना चाहिए। सेकंड ऑप्शन में आप कमर्शियल प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे रेंटल यील्ड ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम रेसिडेंस में देखें तो रेंटल यील्ड 3 to 4% है और कमर्शियल में 6 to 8% है। ओके। तो ये सेकंड इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कमर्शियल कहना चाहूँगा कि सेकंड इन्वेस्टमेंट अगर आपका है तो आप एक कमर्शियल सोच सकते हो। एंड आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का एक बहुत अच्छा मिलाप है। यस, मेजर प्रोजेक्ट्स हमारे जो भी है ये बड़े रोड्स पे है, मतलब डीपी रोड्स पे सारे प्रोजेक्ट प्लान्ड है। 18 मीटर वाइड या 30 मीटर वाइड जो मेन अपने हाईवेज़ है उस पे ही मेजर करके प्रोजेक्ट्स है। तो वहाँ पे कमर्शियल ग्राउंड फ्लोर पे सारे इसमें ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल हम कर रहे हैं। तो मिक्स यूज़ वाले प्रोजेक्ट सारे हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बेटर है। ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल के लिए नासिक में बहुत डिमांड है, क्या बात है। एनी टाइम। Sir, where do you see the potential of our city when we talk about growth? Potential of our city in means of location? In terms of infrastructure, in Okay. terms of real estate? इंफ्रास्ट्रक्चर तो नासिक में बहुत अच्छा, मतलब जो स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वॉल्वमेंट हुआ है नासिक का, तो उससे अभी जैसे कि एक मेट्रो प्रोजेक्ट आने वाला है, मेट्रो नियो, तो इससे जो है ट्रैवलिंग टाइम काफ़ी कम होगा और ये होने से लोग प्रेफर करेंगे मेट्रो, तो ट्रैफिक भी कम होगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो प्लान है, मेट्रो का एक प्लान हो गया, उसके बाद में आपके बाकी जो हाईवेज प्लान हुए हैं कनेक्टिंग टू नासिक, तो ये सारे चीज़ों से नासिक का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने वाला है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ने वाली है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी यहाँ पे। तो इससे ओवरऑल डेवलपमेंट काफ़ी हद तक आगे बढ़ेगा नासिक का। Wow, superb. Customers tend to very confused when it comes to buying or renting. What do you suggest? ऑफ कोर्स बाइंग। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं खुद एक रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ, मैं उसके रीजंस आपको बताता हूँ। नासिक में मैं आया 2007 में, तब गोविंद नगर में आपके अंदाज से पर स्क्वायर फीट रेट क्या होगा 2007 में? एनी आइडिया? Around 1000 or 1200? इट वॉज 700 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। Okay. और आज अगर हम देखते हैं तो स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट में भी 6000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के रेट है। तो ये जो है ये बहुत इमेंस ग्रोथ है रियल एस्टेट की। अभी इस पे मैं आता हूँ कि उस समय किसी ने अगर सोचा होता कि भाई लोन नहीं लेना है, लोन पे घर नहीं लेना है, जब अपने पास में इतना अमाउंट होगा, कैपिटल होगा, तभी हम लेंगे। तो कोई भी पर्सन जब लोन लेता है, मैं अज्यूम करता हूँ 8% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से, अगर किसी कस्टमर ने 20 लाख रुपीज़ का लोन लिया तो ही हैज़ टू पे अराउंड डबल ऑफ द अमाउंट, मतलब उसको 40 लाख रुपीज़ भरने हैं 20 सालों में। बट प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 साल में कहाँ से कहाँ गई है सर? तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी कि प्रॉपर्टी जो फर्स्ट होम रहता है पर्सन का, उसमें आपको इंटरेस्ट की सब्सिडी होती है। Okay. यस, 1.5 लाख इज़ द इंटरेस्ट सब्सिडी जो गवर्नमेंट की ओर से दी जाती है। आपके 2 लाख रुपीज़ आपके इंटरेस्ट अमाउंट और 1.5 लाख आपके प्रिंसिपल अमाउंट, ये टैक्सेबल नहीं होता। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसे कि मैं अज्यूम करता हूँ कि 40 लाख रुपीज़ का मैंने एक फ्लैट लिया नासिक में, उसका आज के रेट में रेंटल है 10 to 12,000 रुपीज़। ओके, तो अगर मैं फ्लैट नहीं ले रहा हूँ तो मैं बट ऑब्वियस एक रेंट पे कर रहा हूँ 10 to 12,000। अभी जो इंटरेस्ट का बेनिफिट है अगर हम कैलकुलेट करें उन टर्म्स में, तो इट कम्स टू अराउंड 12 to 15,000 पर मंथ। तो 10 लाख अगर मैं या 8 लाख का मैं डाउन पेमेंट करता हूँ, 20%, 80% मैं लोन करता हूँ, तो मैं EMI वुड बी अराउंड 25,000। 25,000 EMI में भर रहा हूँ, 12,000 में रेंट सेव कर रहा हूँ, 12 to 13,000 मुझे पर मंथ के हिसाब से मुझे इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं प्रॉपर्टी के लिए पे क्या कर रहा हूँ? ओनली द डाउन पेमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि अभी रिसेंटली ऐसा हो रहा है कि लोग कंपेयर करते हैं भाई रेंट पे रहो और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो। बट स्टॉक मार्केट अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि नहीं करना चाहिए, बट स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट कभी कंपेयर नहीं होता। जैसे कि स्टॉक मार्केट है, अगर आपका एक्सीलेंस है उसमें तो ही आप उसमें ग्रोथ कर पाओगे, और उसमें ज़ीरो जाने के बहुत चांसेस है, प्रॉपर्टी में कभी ज़ीरो जाने के चांसेस नहीं होते।
जैसे कि अपने दादाजी बोलो, पिताजी बोलो, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, वेदर इट वुड बी अ लैंड, पीस ऑफ लैंड, हाउस और शॉप, कभी उनका मतलब जो वैल्यू है वो जीरो हुआ है क्या? नहीं और never. स्टेबल भी नहीं रहा होगा, वो बड़ा ही होगा लॉन्ग टाइम में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट कभी कंपेयर नहीं होता है। रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट की जगह पे है और स्टॉक मार्केट, और एट प्रेजेंट का अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो इंडिया में लगभग 35 to 40% लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में 12 to 15% ही है। इवन गोल्ड इज मोर देन स्टॉक मार्केट। Oh, great. Yeah. So when we talk about innovation, what do you think कि आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर में रियल एस्टेट में बहुत अलग अलग इनोवेशंस हो रहे हैं? इनोवेशंस तो बहुत ज़रूरी है, मतलब कोई भी कंपनी को अगर डेवलप होना है तो विदाउट इनोवेशंस आगे बढ़ ही नहीं सकती है, क्योंकि डे बाय डे लोगों के ट्रेंड्स चेंज होते हैं, उनकी नीड्स चेंज होती है और हमें वो केटर करना ही करना है। हाँ. अगर वो केटर नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। जैसे कि पहले हम मैनुअली स्लैब कास्ट करते थे साइट्स पे, आरएमसी पार्ट वाज नेग्लिजिबल। आज के डेट में लगभग नासिक में 200 प्लांट्स हैं आरएमसी के, तो लेबर की शॉर्टेज होती है, तो उसके ऊपर जाना ही पड़ता है। और जैसे कि आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कैसा होता है कि आपको टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। जितना जल्दी आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा और कस्टमर के लिए बेनिफिशियल होगा। तो जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए आरएमसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उससे काम काफ़ी फास्ट हो जाता है रेडी मिक्स कंक्रीट से। और उसमें भी अभी नया इनोवेशन और आ रहा है कि जैसे प्री कास्ट हो गया, जैसे कि स्लैब्स ऑलरेडी कास्ट होके हमको सिर्फ यहाँ पे फिक्स करने होंगे, ये भी आगे आ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि हमने बताया कि अभी आपने बताया कि इनोवेशन, तो इनोवेशन अभी सिर्फ सिक्योरिटी के इसमें बात करूँ मैं तो इतने इनोवेशंस आ रहे हैं। जैसे कि अभी आपने बहुत बिल्डिंग्स में शायद देखा भी होगा बायोमेट्रिक एंट्री। या तो आपके बायोमेट्रिक जब तक रजिस्टर्ड नहीं होता तब तक वो गेट ओपन नहीं होता। इट मे बी योर थंब, इट मे बी योर फेस रिकॉग्निशन, तो उससे ही आप गेट के अंदर एंटर कर पाओगे। ये भी सिस्टम्स काफ़ी मतलब कॉमन हो गया नासिक में आज के डेट में, तो ये तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। सर, दक्ष रियलिटी का ऐसा कोई एक माइलस्टोन प्रोजेक्ट ज़रूर बताइए ना प्लीज़। एक दक्ष एवलॉन करके प्रोजेक्ट मेरा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो विजडम हाई स्कूल आनंदवली लोकेशन पे है। तो ये प्रोजेक्ट एक दक्ष रियलिटी का माइलस्टोन प्रोजेक्ट होने वाला है। कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे 3 and 4 BHK है और टिकट साइज़ वुड बी अराउंड 1 CR। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पे ये है। कैनाल रोड जो है अपना, जहाँ पे अभी डी मार्ट भी आ चुका है, अगर आपने पता रहेगा आपको, पाइपलाइन रोड से कनेक्ट होता है कैनाल रोड, तो वहाँ पे डी मार्ट हो चुका है। तो डी मार्ट से भी आधे किलोमीटर की दूरी पे है, विजडम हाई स्कूल से 300 मीटर्स की दूरी पे है। और यहाँ पे हमने 3 and 4 BHK के वेरिएंट्स निकाले हैं। 4 BHK नासिक में आप जितने भी सर देखेंगे ना, तो यहाँ पे कैसा होता है, लॉबी पार्ट जाता है, जैसे कि कनेक्टिंग हॉल से कनेक्टिंग जो लॉबी होती है, इट टेक्स अराउंड 200 to 250 स्क्वायर फीट एरिया ऑफ योर फ्लैट। तो यहाँ पे हमने ऐसा प्लान किया है कि यहाँ पे लॉबी पार्ट को ही कट कर दिया है। तो आपका फ्लैट जो मेरा 2500 स्क्वायर फुट का यूनिट है 2550 का, इट विल लुक लाइक 2800 और 3000 स्क्वायर फीट का यूनिट है। ब्रिलियंट। लॉबी बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। तो ये एक माइलस्टोन प्रोजेक्ट है, इसमें सारे लाइफस्टाइल एम्यूनिटीज़ है। इट्स अ गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट। फर्स्ट फ्लोर पे एक सेपरेट सेक्शन हमने दिया है इंडोर गेम्स, टॉडलर्स एरिया और जिम्नेशियम के लिए, और पूरा रूफ टॉप जो है वो लैंडस्केप्ड है विथ ऑल एम्यूनिटीज़। ओके, सो व्हाट वुड बी योर पार्टिंग मैसेज टू फर्स्ट होम बायर्स? फर्स्ट होम बायर के लिए मैं कहूँगा कि जो आपका कोई प्रोजेक्ट या कोई पर्टिकुलर फ्लैट अगर आपका चॉइस होता है तो डिसीजन लेने में डिले ना करें, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार, कैसा होता है कि फ्लैट लोगों को पसंद तो आ जाता है लेकिन फैमिली डिसीजन हो नहीं पाता है, उसको टाइम वक्त लग जाता है और फ्लैट हाथ से निकल जाता है। और फिर से सारे लोगों का माइंडसेट कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे आना, उसको डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ा टाइम चला जाता है। तो मैं एक मैसेज ऐसा कहूँगा कि अगर प्रॉपर्टी आपको पसंद होगा तो उसका डिसीजन इमीडिएट ले लें। और दूसरी कि एक कैलकुलेशन मेरे माइंड में है कि कोई भी क्लाइंट को उसके सैलरी के 80 टाइम्स से अबाउ नहीं जाना चाहिए होम लोन के लिए। जैसे कि अभी
किसी का सैलरी 50,000 है तो उसके 80 टाइम्स हो जाएगा आपका 40 लाख रुपीस। तो 40 लाख रुपीस से ऊपर उसको लोन नहीं लेना चाहिए। मतलब कैसा है, लोन बैंक्स तो भी कैसे दे भी देते हैं, लेकिन बाद में जाके भरना भी हमको खुद का है। तो फाइनेंशियल कंजेशन ना है, इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि ये एक है फॉर्मूला कि भाई 80 टाइम्स ऑफ योर मंथली इनकम, इसके ऊपर आपको होम लोन नहीं लेना चाहिए। और कम से कम कितना होम लोन लेना चाहिए सर? कम से कम अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के हिसाब से अभी 25 लाख के से कम अगर लोन है आपका तो आपको इंटरेस्ट की सब्सिडी मिल रही है 1,80,000 रुपीज़। सो आप 25 लाख से कम अमाउंट का लोन कर सकते हो 12 to 25 लाख के बीच में। तो आपको वो भी बेनिफिट है कि 36,000 एवरी मंथ टिल 5 years ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी है। Wow, superb. So that was Mr. Hiren Bhadja from Daksh Reality, and I think you can watch this beautiful episode on housing.com, housing.com के YouTube channel पे, JioSaavn पे, Apple Podcast पे, and every streaming platform. Thank you so much.